Hey everyone, I hope you guys are doing absolutely fine. So before moving on, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि इस चैप्टर के नोट्स आप लोग या तो मेरे ब्लॉग पोस्ट से जाकर के पढ़ सकते हैं, बट वहां पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर सकते हो. सो इफ यू वांट द पीडीएफ या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्म में आपको चाहिए तो आप या तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, और इन तीनों ही चीजों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, और जो भी इन क्वेश्चंस के सही आंसर्स कमेंट बॉक्स में देगा उन सभी के कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर भी करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा. लेट्स मूव ऑन. आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का चैप्टर नंबर 1. बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. सो ऑलराइट गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 1 जो कि है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. इस कहानी की शुरुआत होती है 14th और 15th ऑफ अगस्त 1947 की उस मिडनाइट को, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुका था. ओके, तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला. उसके बाद जो सबसे पहली चीज हुई वो थी कि उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनी थी सितंबर 1946 में, जो कि सारी चीजें जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाए तो कोई मैनेज करने के लिए भी तो चाहिए, तो उस वक्त एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाई गई थी जिसे इंटरिम गवर्नमेंट भी हम कहते हैं. ओके, तो उस गवर्नमेंट के थ्रू जो हमारे इंडिया के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने रेड फोर्ट से पूरे इंडिया को एड्रेस किया था विद अ स्पीच, और उस स्पीच का नाम है ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी. और इस स्पीच को देने से पहले उन्होंने हमारे इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे भी वहीं से होइस्ट किया था, और उसी के बाद से हम लोग हर 15th ऑफ अगस्त और 26th ऑफ जनवरी को इंडिया का फ्लैग होइस्ट करते हैं. उसके बाद जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है वो पूरे नेशन को एड्रेस करते हैं, और फिर हम और भी तरीकों से सेलिब्रेट करते हैं. ओके, इसके बाद देखो, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ, जब इंडिया के लिए फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस वक्त क्या था कि कोई सिर्फ एक इंसान तो लड़ नहीं रहा था, एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी तो लड़ नहीं रहा था. इंडिया में हर कोई इंडिपेंडेंस के लिए अपनी फाइट कर रहा था, अपना जो योगदान दे सक रहे थे वो दे रहे थे. तो देखो, इंडिया के जो पूरे लोग थे जो एक साथ आए थे कि हम इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाएंगे, तो उन लोगों के कुछ गोल्स भी थे. हालांकि सबके अपने अपने अलग अलग गोल्स भी थे, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स भी थी, कंडीशन सिचुएशन सबकी अलग अलग थी, लेकिन सभी सिर्फ 2 मेन गोल्स पर एग्री किए थे. और वो 2 मेन गोल्स ये थे कि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे उसके बाद हम इंडिया को एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे, यानी कि हम इंडिया में डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करेंगे. और दूसरा मेन गोल था कि हम वेलफेयर ऑफ ऑल, यानी कि सभी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे. कि अभी क्या हुआ था कि इंडिपेंडेंस के बाद ही हम लोगों ने पार्टीशन फेस किया, और फिर जो ब्रिटिशर्स थे वो हमें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक कर गए थे, हमें पूरा लूट कर जा चुके थे. तो ये चीजें थी, हमारे पास बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, तो इन सभी को हमें ओवरकम करके डेवलप करना था एज अ नेशन. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी स्टैब्लिश करनी थी और सभी का वेलफेयर भी करना था. स्पेशली जो पुअर थे या जो डिसएडवांटेज ग्रुप, उन पर हमें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पीछे थे. तो ये 2 मेन गोल्स थे जो इंडिया के लोगों ने खुद ही डिसाइड किए थे कि हाँ, हम इन 2 गोल्स पर ही काम करेंगे. उसके बाद जब फाइनली इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और हम इन गोल्स पर काम करना चाहते थे, तो हमें काफी सारे चैलेंजेस देखने को मिले, और उनमें से जो मेन 3 चैलेंजेस हमारे सामने आए वो थे ये. पहला था यूनिटी, फिर दूसरा था हमारे पास डेमोक्रेसी, और तीसरा था हमारे पास डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये 3 हमारे लिए चैलेंजेस सबसे बड़े क्यों थे, क्योंकि देखो सबसे पहले देखते हैं हम यूनिटी. तो यूनिटी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज इसीलिए भी था क्योंकि हम एक बहुत ज्यादा डाइवर्स नेशन है. यहाँ पर लोगों की आइडियोलॉजी, थिंकिंग, हर थोड़ी थोड़ी दूर में क्या होता है कि लैंग्वेज चेंज हो जाती है, लोगों की रीजनल बिलीव्स चेंज हो जाते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेजेस चेंज हो जाती है, उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनकी जो कंडीशन है, सिचुएशन है, ये सब चीजें चेंज हो जाती है. और यहाँ पर क्या होता है, काफी सारे लोग ऐसे रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, अलग अलग कास्ट, अलग अलग ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं. वहीं हम सभी लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे. और इसके बाद हम लोग देखें कि अभी हमने पार्टीशन फेस किया, तो पार्टीशन का मेन रीजन ही ये था कि उन लोगों ने रिलीजन के बेसिस पर डिवीजन मांगा था. जो पाकिस्तान अलग हुआ था वो ना रिलीजियस बेसिस हुआ था. तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ये बहुत डराने वाली बात थी कि वापस से इंडिया में ऐसे डिफरेंसेस की वजह से और पार्टीशन ना हो. हम नहीं चाहते थे कि हमारे इंडिया में और पार्टीशन हो, हमें सभी को यूनिफाई करके रखना था. ठीक है, जितने भी इंडिया के लोग हैं भले ही अलग अलग चीजें फॉलो करते हैं, अलग अलग चीजें मानते हो, लेकिन सभी साथ में मिलकर के रहें. जो हम आज देखते हैं हम रहते हैं. ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज था वो था डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना. डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज इसीलिए था क्योंकि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमने लिख दिया कि हम एक डेमोक्रेसी फॉर्म करेंगे, हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू इंडिया को रन करेंगे. इंडिया जो है भाई वर्ल्ड का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है. उस वक्त ना तो हमारे पास फाइनेंसेस थे, ना ही हमारे लोग इतने पढ़े लिखे थे, और हम बाकी वर्ल्ड से अगर कंपेयर करें तो हम बहुत ज्यादा पीछे चल रहे थे. तो हमारे लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी कि जो डेमोक्रेसी वाली बात है ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पेपर ना रह जाए,
हम चाहते थे कि इंडिया का हर एक बंदा, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे वो कितना ही इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो इंडिया का कितना ही बैकवर्ड सोसाइटी क्यों ना हो, कितना ही बैकवर्ड इंसान क्यों ना हो, हम चाहते थे कि हर कोई आकर के डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे। हम चाहते थे कि एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जैसे हम आज देखते हैं कि हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उन्हें खुद इलेक्ट करते हैं, राइट। जो इलेक्शंस होते हैं हम उनमें उन्हें इलेक्ट करते हैं, उसके बाद वो जाकर के हमें रिप्रेजेंट करते हैं और फिर हमारे लिए काम करते हैं। हम चाहते थे कि हर कोई पार्टिसिपेट करे और हर कोई अपने राइट्स के लिए और अपनी चीजों के लिए आगे आए, और फिर जो ट्रू मीनिंग होता है डेमोक्रेसी का, यानी कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वो चीज जो है उस चीज को हम सच में कहीं ना कहीं स्टैब्लिश करें, ठीक है। फिर तीसरा जो चैलेंज था हमारे पास वो था डेवलपमेंट का। अब डेवलपमेंट हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका था और ये क्लियरली दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स हमें लूट कर जा चुके थे, हम फाइनेंशियली बहुत ज्यादा वीक थे, बहुत ही ज्यादा पीछे थे। और बात करें अगर हम सोशली देखें तो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं थे, हम बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं थे। और उसके बाद हम लोगों को फिर पार्टीशन फेस करना पड़ेगा। भाई पार्टीशन में भी इतनी बुरी चीज हुई है, इतना ज्यादा हमें लॉस हुआ था, चाहे लाइफ्स का हो चाहे प्रॉपर्टी का हो, बहुत बुरा हमने लॉस झेला था। कहीं हमारे लिए डेवलपमेंट को स्टैब्लिश करना, क्योंकि पूरे एक नेशन को साथ में पहले यूनिफाई करना, फिर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना और फिर सबके वेलफेयर के लिए काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल था उस वक्त, एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। ऐसा नहीं हो कि जो एक अपवर्ड क्लास है या फिर एक पर्टिकुलर सेक्शन हो जो सोसाइटी का, सिर्फ उसका ही डेवलपमेंट हो, ये चीज हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कि हर किसी का डेवलपमेंट हो, चाहे वो इंडिया में बहुत ज्यादा आगे हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इंडिया का सबसे अमीर इंसान हो, चाहे वो इंडिया का सबसे गरीब इंसान हो। हम चाहते थे हर किसी का डेवलपमेंट हो, हर किसी के वेलफेयर के लिए काम हो, हर किसी को प्रॉपर राइट्स मिले। तो ये चीज हम साथ ही साथ इंडिया को हम फाइनेंशियली भी डेवलप करना चाहते थे, ताकि हम अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकें और जिन भी चीजों की हमने कॉन्स्टिट्यूशन में बात करी थी उन सब चीजों को हम असल में लागू कर सके। और स्पेशली जो हमारा पुअर सेक्शन था, या फिर हम कहें जो सोशली बैकवर्ड जो हमारी सोसाइटी थी, उन्हें हमें आगे लेकर के आना था। हम नहीं चाहते थे कि किसी के साथ भी भेदभाव हो, हम चाहते थे हर किसी का डेवलपमेंट हो। ऑलराइट, सो ये थे हमारे 3 मेन चैलेंजेस जो इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद फेस कर रहा था। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हमारा जो फर्स्ट सबसे बड़ा चैलेंज था यूनिटी, उसके बारे में। ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है पार्टीशन। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं कहानी में। तो हुआ क्या कि 1900 के बाद से ब्रिटिशर्स जो थे उनसे भैया इंडियंस कंट्रोल होना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इंडियंस जो थे वो अपने इंडिपेंडेंस के लिए रिवोल्ट करने लग गए थे, तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं इन्हें संभालने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने लग गई। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक टैक्टिक अपनाया और वो टैक्टिक था डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो राज करो। इन्होंने क्या किया कि जो हमारे यहाँ की दो जो सबसे बड़े रिलीजन्स थे, हिंदूज और मुस्लिम्स, इनके बीच में इन्होंने फूट डालना शुरू कर दिया। कभी ये लोग क्या करते थे कि हिंदूज को वोटिंग राइट दे दिए, मुस्लिम्स को नहीं दिए, या फिर जो हमारे अलग अलग और भी रिलीजन्स थे इन सबको आपस में इन्होंने लड़वाना शुरू कर दिया। और जाकर के मुस्लिम्स को बोल दिया कि भैया जो हिंदूज है वो तुम्हारा राइट सप्रेस कर रहे हैं, वो नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, या जो तुम्हारे प्रिविलेजेस हैं वो जो है वो हिंदूज खा जाएंगे, वो तुम्हें यहाँ पर रहने नहीं देंगे, वो तुम्हें यहाँ पर सप्रेस करेंगे, तुम्हें दबा करके रखेंगे। ये चीज इन लोगों ने रिपीटेडली करनी स्टार्ट कर दी और इसी वजह से कुछ जो पर्टिकुलर लोग थे उनके दिमाग में ये चीज भर चुकी थी। सेम चीजें ये लोग क्या करते थे, हिंदूज के साथ भी करते थे, जो सिख्स थे, जो क्रिश्चियंस थे, और उनके साथ भी इन्होंने यही चीजें करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो मैक्सिमम लोग थे वो लोग समझ चुके थे इनका टैक्टिक, फिर भी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इन पर बिलीव कर रहे थे, जो इनकी बातों में आ चुके थे। और उन्हीं कुछ लोगों में से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना। ये जो शक्ल देख रहे हो ना आप अभी, ये उस वक्त की एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी मुस्लिम लीग, उसके प्रेसिडेंट थे। तो क्या हुआ कि जब ब्रिटिशर्स ट्रांसफर ऑफ पावर कर रहे थे, यानी कि हमारी जो पूरी पावर इंडिया के हाथों में दे रहे थे, तो वहां उन्होंने ये मांग उठाई ब्रिटिशर्स के सामने कि भैया हम जो है वो इंडिया में नहीं रहना चाहते हैं, हम जो मुस्लिम्स हैं अगर हम यहाँ रहेंगे तो हमारे राइट्स दबाए जाएंगे, हमारे प्रिविलेजेस हमें नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, हमें हिंदूज जो है वो दबा करके रखेगा, हमारे राइट्स को वायलेट किया जाएगा। इन्होंने मांग रख दी कि हमें अपना एक अलग नेशन चाहिए और उस मांग को इन्होंने नाम दिया 2 नेशन थ्योरी। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज करी जिसमें इन्होंने मांग की थी एक अलग नेशन की, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए। तो देखो, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे वो तो चाहते ही थे कि इंडिया और ज्यादा बर्बाद हो जाए, लूट तो वो चुके ही थे, हमें फाइनेंशियली तो पूरा लूट चुके थे, बचा कुचा जो था वो इस थ्योरी के थ्रू भी उन्होंने कर डाला। उन्होंने क्या किया कि मोहम्मद अली जिन्ना की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। हालांकि उस वक्त जो आईएनसी थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, वो इसके बिल्कुल अपोज में थी। बहुत सारे लोगों ने इन्हें समझाया भी कि ये चीज गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ब्रिटिशर्स की ये चाल है, पर फिर भी ये नहीं माने और ब्रिटिशर्स ने इनकी मांग को एक्सेप्ट कर लिया और एक अलग नेशन बनाने के लिए बोल दिया। और हमें पता ही है कि भाई 14 और 15 अगस्त को सिर्फ एक नेशन नहीं बना था, 14 और 15 अगस्त 1947 को 2 नेशंस बने थे, जिसमें था एक इंडिया और दूसरा था पाकिस्तान। और ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो डिवीजन हुआ था, उसका जो एंड रिजल्ट था वो बहुत ज्यादा भयानक था। तो पार्टीशन की जो थ्योरी थी वो तो एक्सेप्ट कर ली थी ब्रिटिशर्स ने, लेकिन ये पार्टीशन होता कैसे, प्रोसेस क्या होती। ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने क्या बोला कि भाई आपको रिलीजन बेसिस पे चाहिए, तो मेन चीज क्या करते हैं कि जहां जहां भी मुस्लिम मेजोरिटी रहती है, जो मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज है, उसको पाकिस्तान बना देते हैं। और इसी एक बेतुके से डिसीजन की वजह से क्या हुआ कि 2 पाकिस्तान बने,
ठीक है। एक पाकिस्तान ये जो वेस्ट पाकिस्तान था, जिसे हम आज पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये फॉर्म हुआ। फिर ये पूरा इतना बड़ा जो है हमारा इंडिया, और उसके बाद यहाँ पर एक ईस्ट पाकिस्तान, जैसे कि आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तो ये चीज हुई कि एक वेस्ट पाकिस्तान अलग बना, फिर पूरा का पूरा इंडिया, और फिर यहाँ पर एक ईस्ट पाकिस्तान, और फिर ये इंडिया का कुछ पार्ट। तो ब्रिटिशर्स ने तो बोल दिया कि जहां जहां भैया मुस्लिम मेजोरिटी है उसको पाकिस्तान बना देते हैं। लेकिन क्या ये इतना इजी था? बहुत सारी डिफिकल्टीज एक्चुअली थी इसमें, क्योंकि उस वक्त क्या चीज थी कि हम पूरे के पूरे इंडियंस जो थे वो साथ में मिलकर के रहते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदूज हो, सिख्स हो, क्रिश्चियंस हो, जैन्स हो, बुद्धिस्ट हो, सभी लोग साथ में मिलकर के यहाँ पर रह रहे थे। ये एक डिसाइड कर पाना कि भाई जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी उसे बना दो, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि वे जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो एक साइड तो इधर वेस्ट में कंसंट्रेटेड थी, और दूसरी जो थी वो यहाँ पर ईस्ट में कंसंट्रेटेड थी। ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर के से भी ज्यादा के डिफरेंस में हम लोग दो अलग अलग एरियाज में एक कंट्री कैसे फॉर्म कर सकते हैं, एक डिफिकल्टी ये बहुत ज्यादा बड़ी थी। दूसरी जो चीज थी, जितने भी मुस्लिम्स थे वो उनमें से हर कोई नहीं चाहता था कि हम जाकर के पाकिस्तान में जुड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो एरिया है NWFP, जम्मू कश्मीर के साइड वाला, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर उस वक्त एक लीडर हुआ करते थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफर खान साहब। उन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वो बहुत बड़े लीडर थे उस वक्त के। तो ये जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस था, ये लोग नहीं चाहते थे कि हम जाकर के पाकिस्तान में मिले, ये लोग इंडिया के साथ ही रहना चाहते थे। लेकिन क्योंकि ये मुस्लिम थे तो पाकिस्तान ने और ब्रिटिशर्स ने मिलकर इन्हें फोर्सफुली पाकिस्तान में ही जाकर के सबमर्ज करवा दिया। और सिर्फ ये अकेले नहीं थे, ऐसे काफी सारे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि हम जाकर के पाकिस्तान में रहे, वो चाहते थे कि हम इंडिया में ही रहें। उसके बाद उस वक्त के दो बहुत बड़े एरियाज, उसमें से एक था ये पंजाब, जिसमें हम देखते हैं कि भाई आज जो हमारे पास पंजाब है, हमारे इंडिया में भी पंजाब है और पाकिस्तान में भी पंजाब है। तो ये बहुत बड़ा एरिया हुआ करता था। यहाँ पर मुस्लिम हिंदूज ऑलमोस्ट बराबर ही रहते थे। तो ये वाले एरिया का क्या, और साथ ही साथ जो हम लोग बंगाल वाला एरिया देखते हैं, जो बांग्लादेश है और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, इस एरिया में भी ये चीज थी। तो इन रीजन्स को कैसे डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद एक और चीज कि यहाँ जो मद्रास में अगर मुस्लिम माइनॉरिटीज है, या फिर अगर हम कहें कि बलूचिस्तान में जो हमारी हिंदू माइनॉरिटीज है, उनका क्या, ये लोग कहाँ जाएंगे। अगर मान लो ये पूरा का पूरा एक रीजन है जहाँ पर मुस्लिम मेजोरिटी है, या इन माइनॉरिटीज का क्या, भाई यहाँ पर तो मेजोरिटी में दूसरा रिलीजन है, लेकिन इन माइनॉरिटीज का क्या होगा, ये लोग कहाँ जाएंगे, ये लोग कैसे रहेंगे। एक बार खुद सोच करके देखो कि भाई तुम बहुत सालों से एक जगह में रह रहे हो, एक कॉलोनी में रह रहे हो, और फिर एकदम से ही कुछ ऐसा ऑर्डर आ जाए कि भाई तुम्हें एकदम कॉलोनी खाली करनी पड़ेगी। और वो भी क्यों? क्योंकि बोल दिया कि भाई यहाँ पर एक पर्टिकुलर सरनेम वाले ही रहेंगे, ये उस पर्टिकुलर सरनेम या पर्टिकुलर कास्ट की ही कॉलोनी बन जाएगी, अब तुम्हें छोड़ करके जाना पड़ेगा। तो तुम तो जा सकते हो, तुम्हारा सामान ले जा सकते हो, तुम्हारा ये जो घर है क्या तुम इसको उठा करके ले जा सकते हो? नहीं। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लोगों को अपना घर बाहर छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये जो माइनॉरिटीज थी, इनका क्या होता है, राइट। और हुआ क्या कि फिर 14 और 15 अगस्त को यही चीज हुई कि भाई पाकिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था 14 को, 15 को हमारा इंडिया अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा था। लेकिन क्या हुआ कि ये जो पंजाब और ये बंगाल वाला जो एरिया था, यहाँ के लोगों को यही नहीं पता था कि भाई हम इंडिया में आ रहे हैं, पाकिस्तान में आ रहे हैं, ये लोग किसके लिए सेलिब्रेट करें। इनको तो ये था कि भाई जिन भी रिलीजन के थे ये तो अपनी कंट्री के लिए मना रहे थे। लेकिन मान लो कि अगर ये इस साइड पर कोई मुस्लिम रह रहा है, या फिर अगर हम कहें कि इस साइड पर कोई हिंदू रह रहा है, तो ये क्या करेगा, ये मनाएगा तो अपने ही कंट्री के लिए, लेकिन इसे तो पता ही नहीं था कि कहाँ आता था। तो ये एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी उस वक्त हो गई थी कि 14 और 15 अगस्त को इन दो रीजन्स में, या फिर बहुत बड़े ग्रुप ऑफ पीपल को यही नहीं पता था कि हम किस कंट्री के पार्ट हो रहे हैं। और वो भी क्यों? क्योंकि जो पार्टीशन की लाइन थी, ये जो लाइन्स हम लोग आज देखते हैं, इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर है, या जो बांग्लादेश और इंडिया की बॉर्डर है, ये बनाई गई थी 17 अगस्त 1947 को। पार्टीशन तो हो गया, पार्टीशन के बेसिस पर हुआ था, तो रिलीजन के बेसिस पर हुआ था। ऑन पेपर तो हम लोगों ने बना दिया कि हाँ ये होगी, इतना एरिया जो है वो इंडिया का होगा, इतना एरिया पाकिस्तान का होगा, और ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, इन सब का होगा। लेकिन अब जब रियलिटी में ये चीज आई, जब ग्राउंड पर ये चीज आई, तो इतने ज्यादा कम्युनल दंगे होने स्टार्ट हुए थे, इतनी बहुत ही बड़ा राइट, एक अनरेस्ट फैल चुका था कंट्री में। लोग कम्युनल वायलेंस कर रहे थे, कम्युनल जोन्स बन चुके थे पूरे इंडिया में। कम्युनल जोन्स क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन वाले ने एक पर्टिकुलर एरिया पे जोन बना लिया कि हाँ भाई यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम्स रहेंगे, या फिर इस एरिया में सिर्फ हिंदूज रहेंगे, तो ये कम्युनल जोन्स होता है। सेम हमारा कम्युनल वायलेंस चालू हो गया था। क्या कि भाई जो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया, अगर वहां पर कोई हिंदू दिख गया, कोई सिख दिख गया, तो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा था, बहुत ज्यादा उसे पीटा जा रहा था, जान से मार दिया जा रहा था। और सेम चीज हो रही थी कि अगर कोई हिंदू मेजोरिटी एरिया है, वहां पर अगर कोई मुस्लिम मिल गया तो उसे बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, इवन जान से मार दिया जा रहा था। तो ये सब चीजें स्टार्ट हो चुकी थी दोनों ही कंट्रीज में, बॉर्डर के इस पार हो चाहे बॉर्डर के उस पार हो। बहुत ही ज्यादा एक अनरेस्ट फैल चुका था, लोग बिल्कुल मार काट रहे थे दूसरे रिलीजन वालों को, माइनॉरिटीज को जो दूसरे एरियाज में फंस चुकी थी। जैसे ही हमारा ये पूरा पार्टीशन अनाउंस हुआ और जब हमारी बॉर्डर्स अनाउंस हुई, उसके बाद क्या हुआ, लोग भाई जो उस साइड जो हिंदूज थे या फिर इस साइड जो मुस्लिम्स थे, ये लोग चाहते थे कि हम अपनी अपनी कंट्रीज में पहुंच जाए। तो वहां के जो हिंदूज थे वो यहाँ आने के लिए निकल गए थे, यहाँ के जो मुस्लिम्स थे वो वहां जाने के लिए निकल चुके थे। और बात ये हो रही थी कि जो लोग माइग्रेट कर रहे थे उन्हें अपना अपना घर, अपना बिजनेस, अपना धंधा सब कुछ छोड़ के जाना पड़ रहा था। लोग जो थे वो सिर्फ अपना अपना जो भी एसेंशियल चीजें थी उन्हें
समेट के उन्हें बटोर के बस जैसे उन्हें जाने के लिए मिल रहा था, चाहे वो अगर उन्हें ट्रेन में जगह मिल रही थी तो ठीक, नहीं तो ऊपर बैठ करके जा रहे थे। ट्रेन में जगह ही नहीं मिल रही थी, जिन्हें बैठने को नहीं मिल रहा था, वो लोग पैदल ही निकल पड़े थे। इस पार्टीशन की वजह से बहुत सारे लोग फोर्सफुली उन्हें ये चीज करनी पड़ रही थी। वो लोग नहीं चाहते थे कि भाई हम पूरा घर बार पूरी जमीन है जहां पर हम लोग इतने सालों से रहते आए उसे छोड़ के जाए, बट उन्हें जाना पड़ रहा था क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था उनके पास। क्योंकि जो लोग रुक रहे थे, जो भी अगर माइनॉरिटी वाला अगर हम बात करें लाइक कोई अगर मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में फंस गया, कोई हिंदू या फिर सिख या फिर कोई और, तो उसे बिल्कुल इतना ज्यादा ह्यूमिलेट किया जा रहा था, उसे मारा जा रहा था, उसे जान से मार दिया जा रहा था। और सेम हिंदू मेजोरिटी एरिया में भी हो रहा था। कोई अगर यहाँ मुस्लिम फंस गया तो भाई उसके भी सेम हाल हो रहे थे, उसे वैसे ही मारा जा रहा था, जान से मार दिया जा रहा था, लोगों को एकदम सीधे काट दे रहे थे, चाहे बच्चा हो, चाहे वो औरतें हो, चाहे कोई बुजुर्ग हो, कुछ नहीं देख रहे थे लोग। इतना ज्यादा एक कम्युनल वायलेंस में आ चुके थे, हर जगह कम्युनल जोन्स बन चुके थे, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो चाहे इस पार हो। बहुत ही ज्यादा एक अनरेस्ट शुरू हो गया था, लोग एक दूसरे को काटने पे भिड़े हुए थे, बहुत ज्यादा दंगे हो रहे थे। लोग इतना ज्यादा कम्युनल वायलेंस कर रहे थे कि अगर मुस्लिम्स को हिंदू का घर मिल रहा है तो पूरा उसे उस प्रॉपर्टी को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे। सेम यहाँ पर भी अगर किसी हिंदू को मुस्लिम्स का घर मिल रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, वहां के लोगों को मार दे रहे हैं। ये चीज एक बहुत बड़े स्केल पर, ये जो दंगा था वो बहुत ही ज्यादा बड़े स्केल पर पूरे इंडिया और पाकिस्तान में फैल चुका था। और इसको कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ फेल हो चुका था। लोग नहीं सुन रहे थे बिल्कुल, जो भी मिल रहा था उसे जान से मार दिया जा रहा था। और स्पेशली हम बात करें कि जो वुमेन्स थी उन्हें किडनैप कर लिया जा रहा था, उन्हें एब्डक्ट कर लिया जा रहा था, फोर्सफुली उनका रिलीजन चेंज किया जा रहा था, फिर उनसे शादी की जा रही थी, और नहीं तो औरतों को भी मार दिया जा रहा था, इनका रेप हो रहा था, इनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे। और इसी चीज की वजह से ये भी हो रहा था कि जो बहुत सारी फैमिलीज थी वो अपने घर की औरतों को, अपने घर की बेटियों को खुद ही मार दे रहे थे कि कोई इनके साथ कुछ ऐसा ना हो, इसीलिए वो पहले ही अपने ही घर की बेटियों को खुद ही मार दे रहे थे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने घर के ऑनर को बचाने के लिए। तो ये जो पूरा कम्युनल वायलेंस हुआ था, इसमें लाखों लोगों की जानें गई, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, लोगों का लॉस हुआ, बहुत सारी चीजों का यहाँ पर लॉस हुआ। और एट दी एंड जब ये देखा गया तो इस वक्त के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा एक माइग्रेशन था लोगों का। अराउंड 80 लाख लोग उस वक्त पर बॉर्डर्स के इधर उधर गए थे, यानी कि कोई उधर से यहाँ आ रहा है या फिर यहाँ से उधर जा रहा था। और इसी के साथ साथ 5 से 10 लाख लोगों की जाने गई थी। और उस वक्त तो इतनी पॉपुलेशन भी नहीं हुआ करती थी, आज तो हम 138 करोड़ ऑलमोस्ट है, लेकिन उस वक्त तो इतनी पॉपुलेशन ही नहीं हुआ करती। तो उस वक्त के हिसाब से 5 से 10 लाख लोगों की जान जाना और 80 लाख लोगों का माइग्रेट करना एक बहुत बड़ा नंबर था। पार्टीशन की वजह से हमने बहुत सारे ये कॉन्सिक्वेंसेस फेस किए थे। ये देखो, ये लोग पूरे ट्रेन में भर भर के जा रहे हैं, ऐसे ऊपर चढ़ चढ़ के जा रहे थे भाई सब लोग, ये या फिर ट्रक्स में या फिर ये ऐसे जो भी उन्हें मिल रहा था वो लोग कर रहे थे, या जिन्हें ट्रेन में नहीं जगह मिल रही थी वो ऐसे पैदल ही चल पड़े थे अपनी फैमिलीज के साथ। ये रेलवे ट्रैक्स के साइड में देखो। और ये पूरा कम्युनल वायलेंस के बाद पूरे के पूरे ऐसे गांव उजड़ चुके हैं। और एक और चीज की, जो लोग भाई माइग्रेट कर रहे थे, मान लो कोई पाकिस्तान से इंडिया में आया या इंडिया से पाकिस्तान में गया, तो उसका घर बार सब कुछ तो यहीं छूट गया था, तो वो अपने ही देश में जाकर के कहाँ रहता। तो बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में जाकर के एज अ रेफ्यूजी रहना पड़ रहा था। ये ऐसे ये टेंट्स आप लोग देख रहे हो, ये ऐसे इन टेंट्स में उन्हें जाकर के रहना पड़ रहा था, क्योंकि उनके पास अपनी जगह नहीं थी, अपना घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उन्हें ऐसे टेंट्स में रहना पड़ रहा था। हर चीज की बहुत ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर हमने फेस करी थी। तो जैसे तैसे ये पूरा कम्युनल वायलेंस एक एंड पर आया, चीजें धीरे धीरे शांत हुई, जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स हैं इन्होंने सबको समझाया, फिर ये चीजें कहीं ना कहीं एक रेस्ट पर आई, और फिर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हुई। लोग माइग्रेट होकर के अपने अपनी कंट्री में आए, एज अ रेफ्यूजीज रहे, फिर धीरे धीरे चीजों को डेवलप किया गया। पार्टीशन का एक बॉम्ब तो ब्रिटिश हम पर फोड़ ही चुके थे। उसके बाद क्या हुआ कि उस वक्त जो पार्टीशन के पहले जो इंडिया हुआ करता था उसे इंडिया नहीं कहते थे, उसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे। ब्रिटिश गवर्नेंस के अंडर में इंडिया था, इसलिए उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता। अभी जैसा कि हम लोग मैप में देख रहे हैं, ये वाले जो एरियाज है, ये जो हमें येलो में दिख रहे हैं, ये था पूरा का पूरा ब्रिटिश इंडिया, चाहे वो इधर इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान वाला एरिया हो, ये था पूरा ब्रिटिश इंडिया। इसे कौन कंट्रोल करता था? ये डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आता था। ये जो पिंक में एरियाज हम लोग देख रहे हैं, ये बलूचिस्तान हो गया, ये जितने पूरे एरियाज है राजस्थान वाले, ये हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, इधर पे ये मणिपुर हो गया, ये जितने भी एरियाज हमें दिख रहे हैं पिंक में, ये क्या थे? ये प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स ऐसे स्टेट्स होते थे जहां पर कोई एक रूलर ही रूल कर रहा होता था, यानी कि वहां पर मोनार्की होती थी। लेकिन चीज क्या थी कि ये जो मोनार्क्स थे, ये जो राजा महाराजा, रानी महारानी जो भी थे, ये लोग आते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही आते। अगर हम लोग इसको ऐसे समझे कि ये जो ब्रिटिश इंडिया था, ये तो भाई डायरेक्टली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वही देखती थी, लेकिन ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे तो इनके पास कुछ पावर्स होती थी कि ये अपने इंटरनल मैटर्स खुद देखेंगे और थोड़ी बहुत चीजें ये लोग खुद मैनेज किया करते थे। लेकिन ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही आते थे। ब्रिटिश इंडिया जो था वो डायरेक्टली ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे, राजा महाराजा रूल करते थे
लेकिन वो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही। तो देखो हुआ क्या कि ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये तो भाई डायरेक्टली इंडिया में जो ब्रिटिश इंडिया आ रहा था वो इंडिया को मिल गया, और जो ये पाकिस्तान वाला ब्रिटिश इंडिया था ये पाकिस्तान को मिल गया। ब्रिटिशर्स जो थे इन्होंने हम पर एक और जुल्म किया, और वो जुल्म था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स थे इन्हें ये बोल दिया, इनके हाथों में ये पावर दे दी कि आप चाहो तो आप जाकर के इंडिया के साथ मिल जाओ, आप चाहो तो आप पाकिस्तान के साथ मिल जाओ, और नहीं तो भैया तुम अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना लो, जैसा तुम्हें रूल करना है तुम वैसे रूल करो, अपनी कंट्री बना लो। तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि भाई ठीक है ना, हमें क्या मतलब था इतना। अगर हम लोग देखें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत इसीलिए थी क्योंकि ये कोई प्रिंसली स्टेट्स एक या दो नहीं थे, ये 565 प्रिंसली स्टेट्स थे। और उस वक्त 565 में से अगर कोई 10-15 भी अगर हम बोल देते कि भाई हम अपनी कंट्री बनाएंगे, हमें नहीं मिलना ना इंडिया के साथ जाना ना पाकिस्तान के साथ जाना, हमें अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाना है, तो एक बार खुद सोचो कि क्या होता कि भाई मान लो हमारे पास ये इतना पूरा एक हमारा ये इतना एरिया जो है वो इंडिया में आ गया, यहाँ का जो प्रिंसली स्टेट था इसने बोल दिया कि नहीं भैया हम तो नहीं आ रहे इंडिया के साथ, हम एक अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे, ठीक है। और ये वाला एरिया फिर से वापस से इंडिया में आ गया, है ना। ये यहाँ पर इस वाले प्रिंसली स्टेट ने भी बोल दिया कि हम नहीं आएंगे इंडिया के साथ। इस चीज को देखो कि ये इतना इंडिया होता, फिर उसके बाद मान लो तुम्हें यहाँ जाना है तो तुम्हें एक कंट्री क्रॉस करके जाना पड़ता, राइट। और फिर ये चीजें अगर ऐसी चीजें होती हमें और भी ज्यादा डिविजन्स फेस करने पड़ते हैं, हमें और अलग अलग कंट्रीज डिवाइड होती, फिर और हमारे पास प्रॉब्लम्स होती। एक ही पार्टीशन तो हमारे पर इतना भारी पड़ा था, और पार्टीशन हम नहीं देख सकते थे। और फिर अगर ऐसी चीजें होती तो एडमिनिस्ट्रेशन में कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता, या फिर ट्रांसपोर्टेशन, हर एक चीज बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इंडिया इतना ज्यादा डिवाइड हो, हम चाहते थे कि इंडिया पूरा का पूरा यूनाइट होकर के, चाहे उसकी टेरिटोरियल बाउंड्री की ही क्यों ना बात हो। लेकिन इस पार्टीशन को देखने के बाद हम ये नहीं चाहते थे कि भाई और ज्यादा हमारे पास डिविजन्स हो, हम चाहते थे जितना इंडिया है पूरा का पूरा यूनाइट होकर ही रहे। और ये जो प्रिंसली स्टेट्स वाला जो एरिया था ये छोटा मोटा एरिया नहीं था, ये पूरे अगर हम इंडिया के लैंड एरिया की बात करें तो उसका 1/3 था। और इसी के साथ साथ हर 4 में से 1 इंसान जो था इंडिया का वो प्रिंसली स्टेट में रह रहा था। तो मेन दिक्कत कहाँ आ रही थी कि ये जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस वक्त पे, तो इनको एक चीज तो ये दे दी गई थी कि भाई चाहो तो तुम इंडिया में जाओ, चाहो तो तुम पाकिस्तान में जाओ, या फिर अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाओ। और उसमें से भी ये जो डिसीजन था वो वहां के लोगों के हाथ में नहीं था, वो वहां के रूलर के हाथ में था। क्योंकि लोग तो यही चाहते थे कि हम इंडिया में ही रहे, क्यों? क्योंकि सबने भाई इतना ज्यादा स्ट्रगल किया था, एक पूरी फ्रीडम मूवमेंट चला था, उसमें पूरे के पूरे लोग इंक्लूडेड थे, तो लोग तो यही चाहते थे कि हम इंडिया में ही आए। लेकिन अगर मान लो अगर तुम किसी देश के राजा हो, तुम्हें मौका मिल रहा है कि तुम जहां अभी रूल कर रहे हो तुम उसे अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकते हो, तुम अपना ही वहां पर राज चला सकते हो, शासन कर सकते हो, तो तुम क्यों चाहोगे कि तुम किसी और डोमिनियन के साथ जाओ, किसी और कंट्री के साथ जाओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां पे रूलर के हाथ में ये चीज, सेम चीज यहाँ पर होनी स्टार्ट हो गई थी कि जो रूलर्स थे वो धीरे धीरे अनाउंस करना स्टार्ट कर चुके थे कि हम इंडिपेंडेंट कंट्री रहे थे। मैक्सिमम जो थे वो इंडियन डोमिनियन के साथ आना चाहते थे, लेकिन कुछ जैसे कि ट्रैवनकोर हो गया, भोपाल हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद, मणिपुर, कश्मीर, इन सब ने क्या बोला कि हम किसी के साथ भी नहीं जाएंगे, हम अपनी इंडिपेंडेंट कंट्री बनाएंगे। तो जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अगर अलग अलग कंट्रीज फॉर्म होती है हमारा इंडिया और ज्यादा डिवाइड होता और बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर से आती। तो हम कहीं से भी ये नहीं चाहते थे कि हमारा जो इंडिया है वापस से और छोटी छोटी कंट्रीज में डिवाइड हो। इसीलिए उस वक्त की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी, उन्होंने उस वक्त की कंडीशंस को देखते हुए कुछ अप्रोच लगाई, और उसमें ये था कि जो मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स थे वो चाहते थे कि हम इंडियन डोमिनियन के साथ ही आए, हम इंडिया के साथ ही जुड़ जाए। दूसरी चीज ये थी कि जो कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे इन्हें कुछ ना कुछ लालच देकर या फिर इन्हें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देकर के इनकी पावर्स में कि हाँ भाई आप ही रूल करोगे, हम सिर्फ कुछ मैटर्स देखेंगे, कुछ फील्ड्स हम लोग कंट्रोल करेंगे, बाकी जो अपना इंटरनल मैटर्स है वो आप ही लोग देखना, अपने एरिया को आप ही लोग संभालना। ऐसे करके कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देकर के इन्हें इंडियन डोमिनियन में शामिल करवाना चाहते थे। और तीसरी चीज ये थी कि एक बार पार्टीशन देखने के बाद इंडिया में हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि हम और ज्यादा पार्टीशन देखें, और क्या हम थोड़ा सा भी पार्टीशन देखें। तो इसलिए उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी वो बहुत ज्यादा फोकस्ड थी कि हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज यानी कि जो हमारी बाउंड्रीज है उन्हें हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ये और डिवाइड हो। हम चाहते थे जितनी हमारी बाउंड्री है वो अब पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ एक ही नेशन बनेगा। इस अप्रोच को फुलफिल करने के लिए और इस काम को करने के लिए अब एंट्री होती है हमारे इंडिया के आयरन मैन की, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। और इन्हें असिस्ट किया था इनके इस काम में वीपी मेनन साहब ने। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया चीज करी, जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इन लोगों को समझाना शुरू किया, इन लोगों से बात करनी शुरू की, डिप्लोमेसी के थ्रू इन लोगों को अपने इंडिया में शामिल करवाने की कोशिश की। लेकिन पाकिस्तान जो था वो यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता था। वो बोलता था कि भाई जो रूलर्स के हाथ में पावर है तो उन्हें ही करने दो, तुम मत जाकर के बीच में टांग अड़ाओ और ये और वो। सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही अच्छे डिप्लोमेट थे, ये हर किसी को बहुत अच्छे से कन्विंस कर लेते थे। तो इन्होंने बात करनी स्टार्ट करी, मैक्सिमम लोग तो इनकी बातों से कन्विंस होकर ही इंडिया में ज्वाइन हो चुके थे। और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन ये लेकर के आ गए। तो ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन क्या होता है कि एक लीगल डॉक्यूमेंट था,
ये एक्चुअली ये कोई नया इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, ये ब्रिटिशर्स भी यूज करते थे पहले राजा महाराजाओं को अपने अंडर में रखने के लिए। उस वक्त क्या किया गया कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन था, इसमें क्या था कि जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे इन्हें ये कहा जाता था कि भाई आप लोग अपना जो भी एरिया पे आप रूल कर रहे हो वो आप ही लोग करो, हम बस सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पे यानी कि डिफेंस और जो एक्सटर्नल अफेयर्स है और जो कम्युनिकेशन वाला जो मैटर है, जितने जो ये तीनों फील्ड्स है, ये जो है वो इंडियन गवर्नमेंट वहां पर हैंडल करेगी। बाकी जो इंटरनल आपके मैटर्स है, जो इंटरनल चीजें हैं, वो आप ही लोग सॉर्ट आउट करना, वो आप ही लोग देखना। ऐसे करके एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन बनाया गया था जिसमें कि प्रिंसली स्टेट्स को लालच दिया गया था ताकि वो इंडियन डोमिनियन को ज्वाइन कर सके। सेम तरीका पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया, कुछ ऑटोनॉमी देने लगे और फिर वो चाहते थे कि प्रिंसली स्टेट्स जो थे वो पाकिस्तान में भी आकर के मिले। अब हुआ क्या कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो बहुत अच्छे डिप्लोमेट थे, ये मैक्सिमम प्रिंसली स्टेट्स को कन्विंस कर चुके थे, वो इंडिया में ज्वाइन हो चुके थे। लेकिन फिर भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स थे जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे थे, जैसे कि ट्रैवनकोर हो गया, कश्मीर हो गया, भोपाल हो गया, जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रहे थे। वो नहीं आ रहे थे, वो इतने के बाद भी कहीं भी नहीं ज्वाइन हो रहे थे, वो अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस चाहते थे। इजी भाई बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने किसी ना किसी तरीके से इन सब में से बहुत सारों को तो मना करके इंडिया में ज्वाइन करवा लिया था। इसके बाद भी बहुत सारे स्टेट्स जो थे वो प्रॉब्लम दे रहे थे, जैसे कि जूनागढ़। तो जूनागढ़ के जो रूलर थे वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम कर रहे थे, वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। वो किसी दिन बोलते कि हम इंडिया में आ रहे हैं, किसी दिन बोलते हम पाकिस्तान के साथ जा रहे हैं, कभी वो खुद अपना इंडिपेंडेंट चाहते थे। तो इसीलिए क्या किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर प्लेबिसाइड करवा दी गई। प्लेबिसाइड मतलब ये कि वहां पर जितने भी लोग रह रहे थे, अब लोगों से वोटिंग करवा ली कि भाई आप किस डोमिनियन में जाना चाहते हो। तो वहां के लोगों ने इंडिया चूज किया और ऐसे जूनागढ़ जो था वो इंडियन डोमिनियन में यानी कि इंडिया में शामिल हो गया। अब इसके बाद इस चैप्टर में हमें 2 और स्टेट्स को डिटेल में देखना है। पहला है हमारा हैदराबाद और दूसरा है हमारा मणिपुर। कश्मीर वाला जो इशू है वो कश्मीर वाला इशू हम आगे के चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखते हैं हमारा हैदराबाद। तो हैदराबाद में ये चीज हुई कि हैदराबाद देख रहे हो कोई बहुत छोटा सा स्टेट नहीं था, उस वक्त हैदराबाद बहुत बड़ा एरिया कवर करता था और यहाँ का जो रूलर था उसे निजाम कहा जाता था। वो उस वक्त दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल मिला हुआ था उन्हें। तो यहाँ पर क्या चीज हुई कि वहां के जो निजाम थे उन्होंने बोला कि हम ना इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ, हम तो अपना इंडिपेंडेंट रहेंगे। इन्होंने एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट क्या था कि भाई स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट में यही चीज थी कि हम आने वाले 1 साल तक ना तो हम इंडिया के साथ जाएंगे ना ही हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम 1 साल तक इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट पर साइन होने के बाद ये चीज हुई, निजाम के ही रूल में जो पीजेंट्स स्पेशली जो वुमेन्स थी उन पर काफी ज्यादा अत्याचार हो रहे थे। तो वो जो पीजेंट्स और वो जो वुमेन्स थी इन लोगों ने एक रिवोल्ट कर दिया, वो भी निजाम के अगेंस्ट में। तो अब क्या चीज हुई कि भाई जो वहां की कांग्रेस पार्टी थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये लोग भी उस रिवोल्ट में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने लगे और इन लोगों ने फोरफ्रंट में आकर के इस रिवोल्ट को और ज्यादा कैरी ऑन किया। तो अब निजाम को जब देखा कि उसके अगेंस्ट में रिवोल्ट हो रहा है तो उसने क्या किया कि उसकी जो एक पर्सनल आर्मी हुआ करती थी जिसका नाम था रजाकार्स, और ये जो रजाकार्स थे ये काफी ज्यादा ब्रूटल थे। ये बिल्कुल नहीं देखते थे कि सामने कौन है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं या फिर औरतें हैं या कोई इंसान है। ये लोग बस बहुत ही ज्यादा ब्रूटल थे, हर किसी को ये लोग ऐसे ही मारते थे और बहुत ही ज्यादा ये लोग एक तरीके से कहें तो अत्याचारी थे। तो रजाकार्स ने क्या किया कि ये जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे उन्हें जा जाकर के मारना, उन्हें सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। और स्पेशली जो ये लोग अत्याचार कर रहे थे वो कर रहे थे नॉन मुस्लिम्स पर, क्योंकि वो एक मुस्लिम रूलर थे तो वो नॉन मुस्लिम्स पर ये अत्याचार कर रहे थे। ये सब चीजें जब बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तब क्या किया कि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर इंडियन आर्मी को भेजा और इंडियन आर्मी ने इन रजाकार्स को हराया और जो वहां के निजाम थे उनको सरेंडर करने पर मजबूर किया। और फाइनली फिर सितंबर 1948 में थ्रू आर्मी इंटरवेंशन हैदराबाद का जो स्टेट था उसे इंडियन यूनियन में शामिल किया गया। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा जो मणिपुर वाला प्रिंसली स्टेट। मणिपुर मतलब कि ये वाला एरिया, ठीक है। मणिपुर में उस वक्त रूल कर रहे थे राजा बोधा चंद्र सिंह। तो जो बोधा चंद्र थे, जो यहाँ जो मणिपुर के राजा थे, इन्होंने क्या किया था कि इंडिपेंडेंस से पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ पोसेशन पर साइन कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ कि जून 1948 में मणिपुर में लोगों ने डिमांड किया कि यहाँ पर हमें डेमोक्रेटिक इलेक्शंस करवाने चाहिए। तो मणिपुर जो था वो इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहला स्टेट था जहां पर कि जून 1948 में ही अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सबसे पहली बार इलेक्शन हुए थे। ये चीज याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन में भी आ सकता है कि इंडिया में जो पहला स्टेट था जिसने की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे इलेक्शंस करवाए या जहां पर सबसे पहले इलेक्शंस हुए थे तो वो स्टेट था मणिपुर। और कब हुए थे? तो जून 1948 में हुए थे। तो जून 1948 में यहाँ पर इलेक्शंस हुए तो फिर यहाँ की अपनी खुद की एक असेंबली बनी और वहां पर जो इलेक्टेड लोग थे उनमें जो कांग्रेस के लोग थे वो तो काफी खुश थे कि मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन जो बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि भाई हम मणिपुर को इंडिया के साथ नहीं रखेंगे, मणिपुर को एक अलग कंट्री होना चाहिए। तो इन लोगों ने काफी ज्यादा अपोज किया बोधा चंद्र जी के डिसीजन। लेकिन जो उस वक्त हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी वो कहीं ना कहीं बोधा चंद्र जी को प्रेशराइज करने में सक्सेसफुल थी और उन्होंने फिर वापस से सितंबर 1949 में उन्होंने फिर से मर्जर एग्रीमेंट पर साइन कर दिया, यानी कि उन्होंने फिर से इंडियन डोमिनियन का पार्ट होने के लिए वापस से साइन कर दिया। तो
वहां की जो इलेक्टेड असेंबली थी वो लोग काफी ज्यादा इस चीज से नाखुश थे कि भाई अब तो डेमोक्रेसी है, आप अपना कैसे खुद का डिसीजन कर सकते हो। लेकिन इतने अपोजिशन के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज में सक्सेसफुल हो गई थी कि भाई अब मणिपुर जो है वो इंडिया का पार्ट है। लेकिन काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे, वहां की जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वो इस चीज से काफी ज्यादा नाराज थे और वो चीज कहीं ना कहीं हमें आज भी देखने को मिलती है। तो ये थी कहानी इन प्रिंसली स्टेट्स के इंडिया में शामिल होने की। तो आगे हम लोग चलते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि इंडिया जो था वो उस वक्त काफी ज्यादा रीजनली डिवाइडेड था, यानी कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग लोगों की प्रॉब्लम्स थी, लोगों के अलग अलग लैंग्वेजेस थी और इस तरीके से लेकर भी हम लोग रीजनली काफी ज्यादा डिवाइडेड थे। तो चीज क्या हुई कि भाई जो उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनकी जो 1920 में ही नागपुर सेशन हुआ था वहां पर ही लोगों ने क्या बोला था कि भाई हम रीजनली भी कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी है वो खुद ही रीजनली डिवाइड होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग देखते हैं भाई हैदराबाद के जो लोगों की प्रॉब्लम है वो अगर हम बात करें तो वो दिल्ली के लोगों से अलग प्रॉब्लम्स है। जो हैदराबाद में लोग कंडीशंस देखते हैं, जो यहाँ की सिचुएशंस है वो दिल्ली के लोगों से काफी ज्यादा अलग है। तो इनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, इनके अलग डिमांड्स है, इनके अलग अपने तरीके हैं, इनके अलग ट्रेडिशंस है, इनका डेवलपमेंट का जो क्राइटेरिया है वो अलग है और सेम चीज दिल्ली वालों के साथ है। तो इन लोगों ने क्या किया कि रीजनल बेसिस पर भी कांग्रेस का फॉर्मेशन होने लगा था। जैसे हम लोगों ने देखा कि भाई हैदराबाद कांग्रेस थी, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग एरियाज पर रीजनल कांग्रेस भी बन चुकी थी और यही चीज कहीं ना कहीं हम इंडिपेंडेंट हुए तो उसके बाद हमें देखने के लिए मिली। सो हुआ यही कि इंडिपेंडेंस के बाद जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बात आई, यानी कि जब स्टेट्स की बाउंड्रीज को वापस से बनाने की बात आई, तो लोगों ने ये डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि हमारे रीजन के बेसिस पर, हमारे लैंग्वेज के बेसिस पर हमें अलग अलग अपना अपना स्टेट चाहिए। बट उस वक्त जो गवर्नमेंट बनी थी उन्होंने बोला कि यार अभी इस चीज को हम लोग साइड में रखते हैं क्योंकि हमारे पास और भी बड़ी बड़ी चीजें देखने को है। जैसे हम लोग फाइनेंशियली बहुत पुअर है, हमारे अभी अभी पार्टीशन हुआ है तो हमें पूरे देश को कंट्रोल करना है, यहाँ जो लोग अभी रेफ्यूजीज बन के बैठे हैं उन्हें हमें देखना है और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करना और बहुत सारी चीजें और भी हमारे पास थी। तो उन लोगों ने इस चीज को साइड में एक होल्ड पे रखा और इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो ये चाहती थी कि स्टेट्स का अगर हम लोग फॉर्मेशन करें तो वो किसी ऐसी चीज पर ना हो कि भाई वापस से हमें डिवीजन देखना पड़े। हम ये चाहते थे कि जब स्टेट्स का फॉर्मेशन हो तो हमारा इंडिया जो है इसकी यूनिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े, लोग यहाँ पर ऐसे ही मिलजुल कर साथ में रहे। बट हुआ क्या कि इस चीज को लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं अनरेस्ट स्टार्ट हो चुका था हमारी कंट्री में। लोग इस चीज की डिमांड कर रहे थे, वो भी बहुत ज्यादा जोर शोर से, कि हमें लिंग्विस्टिक बेसिस पर या हम कहें कि हमें हमारे रीजनल बेसिस पर स्टेट का फॉर्मेशन चाहिए। तो इसको लेकर के इंडियन गवर्नमेंट ने एक बार 1948 और दूसरी बार 1949 में दो कमिटीज बनाई थी कि स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन है वो किस बेसिस पर होना चाहिए, और इन दोनों ने ही लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल बेसिस पर स्टेट्स का रीफॉर्मेशन या रीऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मना कर दिया था। तो लोग इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, काफी ज्यादा अनरेस्ट हो गया था यहाँ पर लोगों के बीच में, और लोग बस ये चाहते थे कि हमें अपने लैंग्वेज के बेसिस पर हमें अपने रीजन के बेसिस पर स्टेट्स का रिफॉर्मेशन चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन चाहिए। लेकिन जो लोग थे वो इन कमिटीज के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें चाहिए था कि हमें तो अपना लैंग्वेज या फिर रीजन के बेसिस पर हमें अपना खुद का एक नया स्टेट बना करके दो, एक स्टेट का रिफॉर्मेशन या रीऑर्गेनाइजेशन करके हमें दो। और स्पेशली जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वहां पर ये चीज काफी ज्यादा थी। सो उस वक्त का जो मद्रास का एरिया था उसमें पूरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये पूरा का पूरा एरिया साथ में आता था। तो वहां पर लोगों ने क्या किया कि एक विशाल आंध्रा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस विशाल आंध्रा मूवमेंट में लोग ये डिमांड कर रहे हैं, हम जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं हमें अपना एक अलग एरिया दे दो, हमें मद्रास वाले प्रोविंस के साथ में नहीं रहना है, हमें मद्रास स्टेट के साथ नहीं रहना। और इस मूवमेंट में जो वहां के कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु, वो यहाँ पर फ्रंट एंड पे बैठे हुए थे और वो बैठ गए भैया फास्ट टिल डेथ पर, कि भाई आमरण अनशन पर वो बैठ गए कि हमें अपना स्टेट चाहिए, हमें अपना एक अलग स्टेट बना करके दो आंध्र प्रदेश, हमें मद्रासियों के साथ नहीं रहना। और जब एक कांग्रेस के ही बहुत बड़े लीडर फोर फ्रंट में बैठे हुए, लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लग गए। लेकिन बात वहां जाकर के बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब 56 डेज के बाद जो ये पोट्टी श्रीरामुलु होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। और जैसे ही इनकी डेथ होती है तो लोग बिल्कुल और गुस्से में आ जाते हैं, लोग बहुत ही ज्यादा यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगते हैं। फिर इन सब सिचुएशन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट को प्रेशर में आके दिसंबर 1952 में एक नए स्टेट का फॉर्मेशन करना पड़ता है जिसका नाम रखा जाता है आंध्र प्रदेश। और ये जो आंध्र प्रदेश था वो इंडिपेंडेंट इंडिया का लिंग्विस्टिक बेसिस पर बनाया हुआ सबसे पहला स्टेट था। फिर जब ऑल ओवर इंडिया लोगों ने ये देखा कि भैया एक स्टेट बन चुका है ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस, तो फिर हर जगह के लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट कर दिया कि भैया हमें अपना अपना स्टेट बना करके दो, हमें भी अपना लिंग्विस्टिक या फिर रीजनल बेसिस पर अपना स्टेट चाहिए। इस चीज को देखते हुए फिर 1953 में एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था फजल अली कमेटी। ठीक है, तो इस कमेटी का काम ये था कि वापस से चेक करना कि भाई हमें इंडिया में किस टाइप से स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन देखना चाहिए। और इसी कमेटी को आगे जाकर के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का कमीशन भी कहा गया। ठीक है, तो इस कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की कि इंडिया में लिंग्विस्टिक बेसिस पर हमें स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए। और फिर ईयर 1956 में इन्हीं की रिकमेंडेशन पर इंडिया में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, 14 स्टेट्स
और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन किया गया था। पर इस चीज को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट जो थी वो कहीं ना कहीं अभी भी डरी हुई थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर अगर हम लोग स्टेट फॉर्मेशन करेंगे तो कहीं ये इंडिया और ज्यादा डिवाइड ना हो। 65+ ईयर्स हो चुके हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन को, फिर भी हम लोग इंडिया में जो है हम लोग साथ में मिल करके रह रहे हैं और हम लोग काफी ज्यादा यूनिटी से भी रह रहे हैं। और उस वक्त की गवर्नमेंट की ये जो यहाँ पे टेंशन थी कि भाई इंडिया और ज्यादा डिवाइड ना हो जाए, ये कहीं ना कहीं गलत साबित हुई। और हम लोग आज देखते हैं तो हमारे पास 14 की जगह 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज है। फिर भी हम लोग आज एक यूनिफाइड इंडिया देखते हैं जहां पर सभी लोग साथ में मिल करके रह रहे हैं। जैसे हम लोग देखें अभी जम्मू कश्मीर को भी इंडिया में शामिल करके 2 अलग अलग यूटीज में बांट दिया गया है और आंध्र प्रदेश ने तेलंगाना और अलग हो चुका है और एमपी से छत्तीसगढ़, यूपी से उत्तराखंड, ये सब चीजें हम लोग अभी भी देख रहे हैं। अभी तक भी हम लोग स्टेट को वापस रीऑर्गेनाइज होते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उतनी ही यूनिटी के साथ आज भी रह रहे हैं। बात करें अगर इंडिया की पॉलिटिक्स की तो उसमें काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं कि पहले क्या होता था कि भाई जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे या जो बहुत बड़े बड़े बैकग्राउंड से आते थे, जो वही लोग पॉलिटिक्स में होते थे, वही लोग लीडर्स बनते थे। लेकिन धीरे धीरे हम लोगों ने ये देखा कि जो इंडिया के जो छोटे छोटे तबकों से भी थे, अगर हम किसी फार्मर की बात करें या किसी बैकवर्ड क्लास वाले की भी बात करें, तो ये लोग भी धीरे धीरे उभर के आए और इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं लीडरशिप अपने हाथों में भी ली। और इस तरीके से जो हमारे इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स थी, जो पूरा डेमोग्राफिक है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा चेंज होता हुआ देखा है। और ये जो मैप है ये इंडिया में 1956 का मैप है जहां पर 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई। अब टाइम है हमारे आज के क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के लोगों को एड्रेस करते हुए सबसे पहले स्पीच किसने दी थी और उस स्पीच का नाम क्या था। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि पार्टीशन की थ्योरी किसने दी थी। फिर तीसरा क्वेश्चन यह है कि इंडिया का पहला वो स्टेट जिसने की यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर सबसे पहले इलेक्शंस करवाए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SRC यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पर कितने स्टेट्स बनाए गए थे। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो कि सिलेबस से थोड़ा सा हटके है और वो क्वेश्चन ये है कि इंडिया और पाकिस्तान ये दोनों नेशंस के बीच में जो पार्टीशन लाइन बनाई गई है उस लाइन को क्या कहा जाता है, क्या नाम से उस लाइन को बुलाया जाता है। तो दिस इज ऑल फॉर द लेक्चर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है कि आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि क्या मैं सही पढ़ा रहा हूँ या फिर मुझे कुछ और चेंजेस करने की जरूरत है या फिर कुछ और तरीका बदलने की जरूरत है या फिर कुछ ऊपर नीचे कुछ भी करने की जरूरत हो या फिर सही है। तो अपने व्यूज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहो, पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।